नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदी से सीटेट पेपर 2 में 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। या दोस्तों, ओरिजिनल पेपर है, आप लोग इसे मॉडल पेपर के रूप में या प्रैक्टिस सेट के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सामान्य हिंदी से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों, गद्यांश वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें सबसे पहले आपको गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता किसी नहीं रही, वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सकें। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत सांचे का अनुपालन ना करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बधे बधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है वर्तमान, आधुनिक, आकस्मिक, समसामयिक। तो देखिए दोस्तों, समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा समसामयिक। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समसामयिक। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है, शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं, परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। और यहां पर क्या लिखा गया है? परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, गद्यांश में बताया गया है कि परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा जा सकता है, बल्कि उससे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन सत्य नहीं है, यही आपको बताना था। अन्य सभी यहां पर सही हैं। मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है, शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं, ये सभी गद्यांश में यहां पर बताया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, वह तो मात्र एक प्रेरक है और ज्ञानदाता किसी नहीं रही। तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है?
पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, पाठ पढ़ाते हुए आने वाली, पाठ प्रस्तुति से संबंधित, पाठ के भीतर से उभरने वाली। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ के भीतर से उभरने वाली। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ के भीतर से उभरने वाली बाधाओं को दूर कर विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने की अपेक्षा शिक्षक से की गई है इस गद्यांश में। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ के भीतर से उभरने वाली। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण क्या है? लय और प्रवाह, छंद और अलंकार, भाषा और शैली, मानवीकरण और बिंब विधान। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बताया गया है किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। क्या बताया गया है? लय और प्रवाह का महत्व है। तो आधुनिक कविता में लय और प्रवाह का महत्व है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गद्यांश आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, लय और प्रवाह। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। कहानी को मौखिक सुनाने का अभ्यास, कहानी का वाचन, कहानी का विधा परिवर्तन, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, यह सीखने की ही एक विधि है। रटंत का अंत करता है, इसका निश्चित ढांचा होता है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते। कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके और परंपरागत सांचे का अनुपालन ना करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। ठीक है, इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका निश्चित ढांचा होता है, यह सत्य नहीं है, इसका निश्चित ढांचा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए था। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, युग चेतना, दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण। तो देखिए दोस्तों, समास की दृष्टि से दिन प्रतिदिन शेष पदों से भिन्न है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है किशोर मानस, अध्यापक, अध्येता, शिक्षार्थी, छात्र, सहभागी, परीक्षार्थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी, छात्र। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द शिक्षार्थी एवं छात्र है। अगला प्रश्न है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? सहता, सता, सहता, साइता। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सह और ता। सहभागिता शब्द का निर्माण सह उपसर्ग तथा ता प्रत्यय की सहायता से हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक काव्यांश दिया गया है, काव्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। लिखा गया है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस काव्यांश पर प्रश्न यहां पर पूछा गया है। पहला प्रश्न यहां पर देखेंगे, कविता में दो समानार्थी शब्द है अंधकार, अंधेरा, इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दूसरा तद्भव है, दोनों तत्सम है, दोनों तद्भव है, या पहला तद्भव है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
दूसरा तद्भव है। क्या हो जाएगा? दूसरा तद्भव है। कविता के दो समानार्थी शब्द अंधकार और अंधेरा, ये क्रमशः दोस्तों तत्सम और तद्भव है। मतलब अंधकार क्या है? तत्सम है, और अंधेरा क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा तद्भव है, पहला तत्सम है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? जंगल की अंगीठी, सूरज की चिलम, आकाश का साफा, मोर की आवाज। यहां पर आप लोग देखेंगे काव्यांश में दिया गया है आकाश का साफा बांधकर, सूरज की चिलम खींचता और जंगल की अंगीठी, तीनों के बारे में यहां पर बताया गया है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए मोर की आवाज को अनुपयुक्त माना जा सकता है, क्योंकि यहां पर तीनों की बात की गई है। मोर की आवाज यहां पर आपका अनुपयुक्त हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं, पलाश ग्रीष्म ऋतु में फूलता है, जंगल में आग लगी होती है, पलाश की लकड़ी जलाने के काम आती है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है? स्थान का अभाव है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ, किसान आग सेक रहा है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण यह है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अचानक तुरत फुरत घटनाएं होने का कारण है भेड़ों का बिखर जाना, सुनते हो की आवाज, सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुनते हो की आवाज। अचानक तुरत फुरत घटनाएं होने का कारण है अजी सुनते हो की आवाज आना। अगला प्रश्न है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? ऑप्शन है भीड़ भाड़, रेलम पेल, भगदड़, झुरमुट, समूह, भीड़, दर्शक, झुंड, गल्ला, सौदा, माल, गोदाम, रेवण, झुंड, भीड़, रेला। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेवण, झुंड, भीड़ और रेला। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेवण, झुंड, भीड़, रेला, ये सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। किसे पोषित करता है? पाठ्यपुस्तकी व्याकरण, प्रत्यय का समस्त ज्ञान, सूत्र शैली व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण। जब किसी पाठ में आए हुए वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों के आधार पर व्याकरण की शिक्षा दी जाती है तो इसे संदर्भ में व्याकरण या भाषा संसर्ग प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली दोस्तों उच्च कक्षाओं में अपनाई जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। साहित्यिक विधाओं से, पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्यिक विधाओं से। उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर तक बच्चे भाषा कौशल में दस्ता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? अनुवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तकी विधि। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा
उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की आगमन विधि दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। इस प्रणाली में विद्यार्थी उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है आपको यह बताना है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। क्या हो जाएगा। यह दोस्तों भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। अन्य सभी भाषा शिक्षण का उद्देश्य हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो लिखा गया है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य है। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। परिवेश भाषिक साहित्य कला, कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषिक और साहित्य। भाषिक और साहित्य उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जाए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ऐसे ही प्रश्न सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। नहीं यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना यह दोस्तों इस कथन का औचित्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य कौन सा नहीं है। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करते हैं और साथ ही उन्हें अपनी भाषा कौशल के प्रयोग का
पूरा अवसर देते हैं। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश। देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुनाए, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह से ग्रसित हो। किससे? भाषाघात, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डिसग्राफिया से ग्रसित हो। डिसग्राफिया दोस्तों, इसमें सुसंगत रूप से ना लिख पाने की एक अक्षमता होती है और यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। तो यहाँ पर डिसग्राफिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक क्या है? हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्यपुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री सर्वाधिक सहायक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है व्याकरण, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का निहितार्थ है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों हिंदी से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सीटेट के सभी को यहाँ पर क्रम से सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।